सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, ये जो पूरा पेपर है आपका, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है छात्र व्यंजन है। छात्र व्यंजन मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि छ क्या है, ये क और शा से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और इया से मिलकर बना है। तो ऑप्शन 3 जो है संयुक्त, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विशेषण शब्द। आपको अच्छे से पता है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कि आकाश का पर्यायवाची हुआ नभ, अंबर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, अग्र स्वर, पश्च स्वर, संवृत स्वर या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या या अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में आपने पढ़ा है, इसको गणित विषय में भी पढ़ा है और यहाँ पर इस पेपर में भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 है शून्य की खोज कहाँ हुई। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट कहाँ के थे, भारत के थे। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 भारत। क्वेश्चन नंबर 8 है 990 में 9 का स्थानीय मान है। तो दोस्तों 990 में आप देखिए 9 दहाई के स्थान पर भी है और सैकड़े के स्थान पर भी, यानी कि अगर देखा जाए तो 9 गुणे 10 और फिर 9 गुणे 100। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दहाई पर भी है और सैकड़े पर भी है। तो ऑप्शन 3 जो है दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि 8वें का ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आंचल में दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यह किसने कहा था, मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाता है या कराया जाना चाहिए, खेल द्वारा, कविता द्वारा या मूर्त वस्तुओं द्वारा। दोस्तों चाहे आप बच्चों को गिनती खेल विधि से सिखाइए, चाहे कविता विधि से सिखाइए, चाहे मूर्त वस्तुओं से सिखाइए, ये सभी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। दोस्तों दंत व्यंजन यहाँ पर पूछा है, तो क, प, ड़ और न। तो यहाँ पर आप देखिए जो न है ये आता है त, थ, द, ध, न, यानी कि ये त वर्ग में आता है। तो जो त वर्ग के वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। तो यहाँ पर त, थ, द, ध, इन चारों का तो दंत होगा, लेकिन जो न है इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ठीक है, ये नासिका इसका उच्चारण स्थान होता है और इसमें पूछा है दंत व्यंजन है। तो त, थ, द, ध ये तो चारों दंत व्यंजन है, लेकिन जो न है आप अपने आप ही अपने मुख से ना बोल के देखिए, इसमें दांतों का कहीं यूज ही नहीं होगा। ना बोलने में नासिका यूज होती है, तो इसलिए ये क्या है, नासिक व्यंजन है। ठीक है, ये अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, ना अनुनासिक व्यंजन है। लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने यही लगाया होगा, ना को ही लगाया होगा, क्योंकि ये त वर्ग में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये जो ना है ये नासिका से इसका उच्चारण होता है, तो ये अनुनासिक व्यंजन होगा। और जो प है, प इसका ओष्ठ से उच्चारण स्थान होता है, तो इसका ओष्ठ हो गया। क का तो आपको पता ही है, क क्या है, क कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। और जो ये ड़ है ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, ड़। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 4 ही बन सकता था सही, लेकिन इसका भी क्या होता है, नासिका या अनुनासिक इसका उच्चारण स्थान होता है। तो इसमें से दंत कोई नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है
सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है 1, 3, 2 या फिर 5। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है 2। ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है 22 इंटू 34 का गुणनफल कितना होगा? आप सभी को पता है इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 748। इसको आप इस तरीके से करके भी देख सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अब आप जोड़ लीजिए इसको, तो 748। तो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, 1 व 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं वो जोड़, घटाना, गुणा और भाग ही हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है त वर्ग का उच्चारण स्थान है। त वर्ग, अभी मैंने आपको बताया है त, थ, द और ध का उच्चारण स्थान क्या है? त, थ, द, ध। इसका उच्चारण स्थान है दंत। तो ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ण का अर्थ बताइए। वर्ण किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि अ, ई, च, क आदि। इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो यही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन है? तो आपको पता है कि हिंदी भाषा सीखने के लिए प्रमुख 4 कौशल बताए गए हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके अलावा सबसे पहले बच्चों को ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है, वर्णों का, उसके बाद शब्दों का, उसके बाद फिर वाक्यों का। इस तरीके से बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न ये भी पूछा दोस्तों। चलिए देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो जो संयुक्त वाक्य होते हैं ये एक या एक से अधिक उपवाक्य से जुड़े होते हैं और आप यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं और ये अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं दोस्तों कहानी शिक्षण से कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने की शक्ति, प्रतिबिंबित करने की तथा कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों के सोचने, समझने की, याद करने की और प्रतिबिंबित करने की चीजों को क्षमता मिलती है, कल्पना करने की क्षमता मिलती है बच्चों को कहानी सुनाने से। और बच्चे प्रतिक्रिया भी देते हैं टीचर जब कहानी सुनाते हैं। तो कहानी शिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है हिंदी शिक्षण में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है सौभाग्य का विलोम क्या होता है? सौभाग्य का विलोम क्या होता है? आपको भी पता है, दुर्भाग्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है इकाई किसे कहते हैं? तो इकाई चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को क्या कहते हैं? इकाई। जैसे कि 1, 2, 3 ये सब क्या है? अगर इस तरीके से हम इनको सिंपली गिनते हैं तो ये क्या होते हैं? इकाई ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। स्थानीय मान, अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है आदि। अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि 3, 5, 7, 9 इस तरीके से लिखा हुआ है तो 3 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। इसके बाद 5 दहाई के स्थान पर, 7 सैकड़े के स्थान पर और 9 हजार के स्थान पर। तो यही चीज बताई गई है स्थानीय मान में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है सरल वाक्य किसे कहते हैं? अभी आपने संयुक्त वाक्य देखा, अब पूछा गया है क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे कि राकेश पढ़ता है। अब इसमें आप देखिए राकेश क्या है? कर्ता है और पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया जिस वाक्य में होती है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विकारी शब्द किसे कहते हैं?
दोस्तों चलिए देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कुत्ता का कुत्ते हो सकता है, खाता है का खाती है हो सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं, यानी कि इस तरीके से ये परिवर्तित हो सकते हैं, इनका रूप परिवर्तित हो सकता है। जबकि अविकारी शब्द जो होते हैं उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो विकारी शब्द यहाँ पर पूछा है, तो विकारी शब्द का रूप जो होता है वो परिवर्तित हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो 346 में 6 इकाई के स्थान पर, 4 दहाई के स्थान पर और 3 सैकड़े के स्थान पर है। तो ये क्या हो गया, ये इसका स्थानीय मान हो गया। तो बस यही आपको करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम दोस्तों मैंने सिंपल से आपको बताया था कि जो आरोही क्रम होता है इसका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। जैसे कि एक सीढ़ी है, आप छत पर जा रहे हो तो वो क्या हो गया, ऊपर जाने का मतलब है धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहे हो आप ना। तो घटते से बढ़ते हुए क्रम में जब हम जाते हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो यह होता है आरोही क्रम। जैसे कि 3, 6, 7, 8, 10 ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। तो संख्या पूर्व तैयारी का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं दोस्तों। संख्या पूर्व तैयारी का मतलब है बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना ही क्या होता है, संख्या पूर्व तैयारी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, हंसपद विराम चिन्ह से आप क्या तात्पर्य है। तो हंसपद विराम चिन्ह बहुत ही आसान होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है। तो हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे इस तरीके से हंसपद का चिन्ह लगा देते हैं और हंसपद का इस तरीके से प्रयोग करके फिर उसको लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए या पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो आकाश के 4 पर्यायवाची, केवल 3 पूछा है, गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, इसमें से आपने लिखा होगा जरूर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों गणित में 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक होती है। तो ये संख्याएं गिनने तथा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, 1 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या, 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को ही क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए। तो श्रवण कौशल का मतलब है सुनने का कौशल। अगर आप बच्चा सुनेगा नहीं अच्छे से तो वो कैसे सभी बातों को समझ पाएगा टीचर के, तो इसको आसानी से आपने लिख लिया होगा। इसके बाद है 32 कविताओं के प्रकार होते हैं दोस्तों। कविताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, आपको भी पता है। वीर रस की कविताएं होती हैं, करुण रस की कविताएं होती हैं। इसके अलावा गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। गणित का ज्ञान कितना जरूरी है बच्चों के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। गणित के ज्ञान से ही बच्चों की तार्किक क्षमता बच्चों की मजबूत होती है, बच्चों का मानसिक विकास होता है। तो गणित का जो शिक्षण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि आपको पता है कि जो हमारी भाषा है हिंदी, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो चीजें आप लिखते हो वही आप पढ़ते हो, ठीक है। और देवनागरी लिपि की जो भाषा है, व्याकरण है, सब बहुत ही उच्च कोटि का है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख करिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने इसको अच्छे से लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएंगे। तो ये भी आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेखन की विधियों का उल्लेख करिए। दोस्तों लेखन की विधियां आपको पता है, विभिन्न प्रकार से जो लेख है वो लिख सकते हैं हम लोग। कि लेखन की विधियों में कहानी लेखन, नाटक लेखन, इसके अलावा उपन्यास, किसी मार्मिक घटना का वर्णन, ये सभी हम कर सकते हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकगीत से आप क्या समझते हैं। लोकगीत ऐसे गीत होते हैं जो हमारे आसपास के स्थानीय लोग गाते हैं और इस तरीके से ये गीत जो है ये हमारी परंपरा में शामिल होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है, जिसका एग्जाम्पल आपने इसी कॉपी में भी लिखा है।
क्या है वो? आकाश। आकाश को हम क्या क्या कह सकते हैं? नभ, अंबर, व्योम। ठीक है। इसके बाद अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। बच्चों की प्रैक्टिस बहुत कम हुई है, उनका अभ्यास और कराया जाए जिससे वो जो उनका अशुद्ध उच्चारण है उसे दूर किया जा सके। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं कि किस तरीके से जो अशुद्ध उच्चारण है, इनके कारणों में जो मुख्य रूप से आता है वो आता है कि बच्चों के अभ्यास में या बच्चों को भाषा का अभ्यास बहुत कम कराया गया है। बच्चों को जब रेगुलर उन्हें इमला बोला जाएगा, रेगुलर उनको सुलेख लिखने को कहा जाएगा, तो बच्चों का जो अशुद्ध उच्चारण है धीरे-धीरे वो कम होने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि टीचर जब क्लास में आदर्श वाचन करेंगे तो बच्चे भी उनके पीछे-पीछे उनका अनुकरण वाचन करेंगे। तो इस तरीके से भी अशुद्ध उच्चारण को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए, तो आपको बस इतना लिखना है कि अशुद्ध उच्चारण के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास की कमी। अभ्यास की कमी होती है, बच्चे अभ्यास नहीं करते हैं भाषा का, इसीलिए वो सीख नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जब पढ़ेंगे तो अपने आप जो उच्चारण है वो दूर हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी एक कारण है, बच्चे सही से पढ़ना नहीं चाहते हैं, बुक को इंटरेस्ट नहीं होता उनको। तो इन सभी बातों का टीचर को ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो गए होंगे और आपने पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा। दोस्तों, आपके सभी विषयों का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, आप सभी विषयों को हमारे चैनल से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। 4th सेमेस्टर के आप लोगों के जो कल पेपर होने वाले हैं उन पेपर का भी हम बहुविकल्पी अतले उत्तरी क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। कल के पेपर्स को भी आप अच्छे से हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं उनका भी। और आप लोग के विज्ञान विषय, गणित विषय और सामाजिक विषय तीनों की वीडियोस हमने कंप्लीट बना दी है आप लोगों के लिए, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको दोस्तों सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ। 4th सेमेस्टर की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं हमारे चैनल से और अपने सभी विषयों को तैयार भी कर सकते हैं। अगर आपको सभी विषयों का फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।